नमस्कार, जय हिंद दोस्तों अभी देखेंगे तो किताब निकाला गया है, मार्केट में जारी हो गया है, जो कि किताब का नाम है एडुटेरिया एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 तक। आप चाहे तो किताब मार्केट से खरीद सकते हैं, किताब मार्केट में अवेलेबल है। इसमें देखेंगे तो आपका जो है फर्स्ट एडिशन 2026 का बुक निकाला गया है, ये आपका पहला एडिशन है। और क्या है इस किताब में खासियत, थोड़ा समझेंगे हम इसको, क्योंकि किताब में देखेंगे तो पूरा वस्तुनिष्ठ बुक निकाला गया है। ऑल आउट के नाम से आपका जो किताब है दोस्तों आपका जारी किया गया है। ऑल आउट का मतलब है कि जितना भी आपका वस्तुनिष्ठ है पूरा एनसीईआरटी बेस पे है और आपका कुछ भी छूटा नहीं है, सब आपका क्लियर इसमें है। अब देखिए, अगर हम इसके मुख्य विशेषता की बात कर लेते हैं, क्या है इस मुख्य विशेषता, तो यहाँ देखेंगे तो कक्षा 6 से 12 तक की भूगोल, इतिहास, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और विज्ञान का जो है संपूर्ण निचोड़, मतलब इसमें जो है 5 सब्जेक्ट को जो है टारगेट किया गया है, जो सबसे अधिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है। सभी विषयों का अध्यायवार एमसीक्यू प्रश्नों का समावेशन है। सभी प्रश्नों का उत्तर सीधे एनसीईआरटी से संग्रहित किया मतलब लिया गया है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका रामबाण यानी एक तरीके से बोल सकते हैं उपयोगी साबित होने वाला है। इसका हम विषय सूची देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, जब इसके विषय सूची में दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे तो इसमें विषय सूची में जितना भी आपका सब्जेक्ट है पूरा इसमें अच्छे तरीके से दिया गया है। जैसे हम देखेंगे तो आपका इतिहास में कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 6 से जितना आपका 12 तक दिया गया है सब इसमें दिया गया है। तो हम इतिहास से आज हम शुरू करने वाले हैं। इतिहास है, राज्यव्यवस्था है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है और आपका विज्ञान हो जाएगा। जितना आपका प्रश्न पूछता है 5 सब्जेक्ट से अधिक वही को इसमें लिया गया है। एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 6 से 12 तक। तो आज हम क्लास 1 देखने वाले हैं। टेस्ट 1 देखेंगे, इसमें देखिए आपका सारा एमसीक्यू दिया है। जैसे आपका 80 प्रश्न है टेस्ट 1 में, फिर 60 है, 15 है, 50, 90, 50, इस तरीके से आपका जो है एमसीक्यू दिया गया है। तो चलिए वीडियो को तो ये आप देखेंगे तो एनसीईआरटी क्लास 6 ये आपका होने वाला है और ये आपका इतिहास से आपका शुरू हो रहा है। आपको पता है कि आपके एग्जाम के लिए एनसीईआरटी कितना बेस्ट माना जाता है, कितना जरूरी है आपके परीक्षाओं के लिए। तो अब देखिए एनसीईआरटी जो है इसका जो एडुटेरिया का दिया गया, जितना भी आपका इसमें सेट है, जितना इसमें सॉल्यूशन वगैरह दिया गया, इसका हम सोच रहे हैं कि आपको एक क्यूज बोर्ड माध्यम से करवा दें, ठीक है, ताकि आप इसको आराम से एक टाइम में पूरा क्वेश्चन क्यूज बोर्ड के माध्यम से लगा लें, साथ में हाईलाइट आपको प्रश्न दे दें, साथ में इसका जो है सॉल्यूशन वगैरह दे दें। एनसीईआरटी अगर आप कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा जो है रिविजन हो जाएगा, आपके पास कलेक्शन भी हो जाएगा प्रश्नों का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन भी देखेंगे और साथ में सारा प्रश्न को हल भी करेंगे। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ पे स्थित है। सुलेमान और किरथर जो पहाड़ी है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है पाकिस्तान में, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, पाकिस्तान में देखने को मिलता है और भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा है। सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईरानी तथा यूनानी होगा। ईरानी तथा यूनानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका क्या होगा, ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है। पांडुलिपियों को निम्न में से कौन सी भाषा में लिखा गया है। देखिए, अभी आपका रिसेंट में आपका मध्य निषेध का परीक्षा है तो आप इसको पूरा देखिएगा। मतलब आगे आपका बहुत सारा परीक्षा, जैसे देखिए बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, सीजल का एग्जाम होने वाला है, बहुत सारा एग्जाम होने वाला है, वैकेंसी आने वाला है। तो ये एनसीईआरटी आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत होगा, तमिल होगा और प्राकृत होगा। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। प्राचीन काल में संस्कृत, प्राकृत तथा तमिल भाषा में बड़े स्तर पर पांडुलिपियों को लिखा गया है। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, ऐसा क्यों। भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं, ऐसा क्यों। देखिए, बड़े आकार के कारण कहते हैं, समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपियों का क्या महत्व है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पांडुलिपियों का क्या महत्व है। देखिए, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा होगा, उसके बाद राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति है, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा है, स्तंभ लेखों के अध्ययन में है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 सभी हमारा कथन जो है सही आंसर दिया गया है, ठीक है। देखिए, इनमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक में ढूंढना और पढ़ना, ये पुस्तक हाथ से लिखी होने कारण जो है पांडुलिपियों कही जाती है ना, पांडुलिपि कहते हैं। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल पर जो है विशेष तरीके से तैयार होते थे। आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम 6 नंबर देखेंगे। देखिए, बुर्जहोम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्यकूट का चयन कीजिए, यानी सही हमारा कथन क्या है।
सही कथन के बारे में पूछ रहा है। देखिए बुर्जहोम में लोग गड्ढे के नीचे जो है घर बनाते थे, ये आपका देखिए बिल्कुल सही है। और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर जो है आग लाने की जगह मिली है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों कथन हमारा जो है इसमें जो कूट दिया गया है, दोनों कूट हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर देखेंगे 7 का, तो ये हो जाएगा मेहरगढ़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी हो जाएगा, मेहरगढ़। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1200 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे। 1200 साल पहले घास वाले जो मैदान है दोस्तों क्यों बनने लगे। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलवायु परिवर्तन के कारण हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा डी होगा, जलवायु परिवर्तन के कारण। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़ बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सके, ठीक है। अगला है कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए सही विकल्प चुन करके बताना है। सही विकल्प हमारा क्या है माफ कीजिएगा। देखिए औजार पॉलिश किए जाते थे, बिल्कुल सही है। इस अवधि में ओखल और मूसर का उपयोग अनाज को पीसने के लिए जो है किया जाता था। तो आप बोल सकते हैं 9th का ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों कथन हमारा इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा। और देखिए स्पीडी का जो है जून एडिशन का जो है बैच स्टार्ट कर दिया गया है। 7 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपका दृष्टि हिस्ट्री का बैच वो भी आपका स्टार्ट कर दिया गया है। आज हमारा जो है टेस्ट नंबर 2 होगा। प्रारंभिक मानव आखेटक खाल संग्रहालय के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा एक जगह रुकने के कारण जो है वहां के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। शिकार ढूंढने के कारण, उसके बाद मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, मौसम बदलने के कारण। तो आप बोल सकते हैं सभी हमारा जो कारण दिया गया है सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 10 का डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लिखा गया है मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प क्या है बताइएगा। दोस्तों सही विकल्प की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था, बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्थर के औजार जो है आकार में बड़े थे, ये आपका देखिए असत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस समय जो है पुराने किस्म के औजार जो है अनुपस्थित थे, ये भी देखिए आपका सत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए, केवल सी आप मतलब 1 जो है आपका सी हो जाएगा। 1 सही है, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का अंत होने का क्या परिणाम हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए हड़प्पाई नगरों के लोगों ने छोड़ दिया है, सही है। मोहर, लेखन तथा बांटों का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात बढ़ गया। नए बस्तियों की संख्या जो है बढ़ गई। तो आप बोल सकते हैं चारों कथन हमारा जो दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1 2 3 4। क्या होगा आंसर 1 2 3 4 जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा कि हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। वस्तु है और आपका आयात स्थान दिया गया है, वस्तु और आयात स्थान, ठीक है। देखिए 13 की बात कर लेते हैं, तो जिससे तांबा की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा राजस्थान होगा। टीन की बात करते हैं तो हो जाएगा अफगानिस्तान। और सोना की बात करते हैं तो कर्नाटक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी ए का बी, 2 का ए और 3 का सी, बी जो है इसका सही होगा। हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें है ना अटकलें लगाई, क्या क्या अटकलें लगाई। और यहाँ पे देखिए सत्य कथन बताना है, सही हमारा कथन क्या है। तो देखिए इसका सही कथन की बात करते हैं तो नदियों के सूखने के कारण हो जाएगा, जंगलों के विनाश होने के कारण, चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, उसके बाद देखेंगे तो बाढ़ के कारण हो जाएगा, और शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। तो देखिए 1 2 3 4 5 सभी कथन देखेंगे तो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा सही होगा। हड़प्पा कहाँ अवस्थित है बताइएगा। दोस्तों हड़प्पा की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है पाकिस्तान के प्रांत है ना, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में देखने को मिलता है। इसका आंसर जो है बी होगा। सबसे पहले हड़प्पा खोजे जाना वाला जो नगर था, और यह वर्तमान में पाकिस्तान के प्रांत मतलब जो पंजाब प्रांत है वहाँ पे स्थित है।
महान स्नानागार कहाँ पे अवस्थित है? महान स्नानागार की बात करते हैं तो ये आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का जो है इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से अग्निकुंड कहाँ पे मिले हैं? इनमें से अग्निकुंड की बात करते हैं तो दोस्तों कहाँ पे मिले हैं? तो कालीबंगन में और हड़प्पा में मिले हैं। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 जो है इसका। एक सेकेंड, हड़प्पा में थोड़ी मिला है, ये लोथल में मिला है दोस्तों, है ना। कालीबंगन और लोथल में मिला है। ऑप्शन नंबर देखेंगे सी, 1 और 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। ठीक है, हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? देखिए, विशाल स्नानागार हो जाएगा, अन्नागार होगा और योजनाबद्ध नगर निर्माण होगा। उसके बाद पकाई गई ईंटों का प्रयोग होगा। तो आप बोल सकते हैं 18 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला कि इनाम गांव की प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सही कथन क्या है उसी को बताइए। यह घोड़ नदी के तट पर स्थित एक पुरातत्वविद स्थल है जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है। बिल्कुल सही हो जाएगा। इस स्थल पर लगभग जो है 3600 से 2700 वर्ष पूर्व जो है प्राचीन मानवों का निवास था। ये भी देखिए सही है। इस स्थल पर दफनाने की सामान्य प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा लिपटाया जाता था, जिसमें उनका सिर दक्षिण दिशा की ओर जो है होता था। यह आपका असत्य हो जाएगा। तो पूछा गया है कि सही हमारा क्या है? तो अब देखिए दक्षिण नहीं बल्कि उत्तर दिशा की ओर होता था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा ए, 1 और 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2। ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? ऋग्वैदिक काल में देखिए इसका आंसर देखेंगे 20 का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 20 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों सही कथन के बारे में आपको बताना है। देखिए इसमें देखेंगे तो 21 का राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। ठीक है, तो ये देखेंगे तो असत्य हो जाएगा। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। ये भी देखिए आपका असत्य है। तो पूछा गया है सही क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं, मतलब उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 1500 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व के काल को ऋग्वैदिक काल कहते थे। इसको समझिएगा। ऋग्वैदिक काल के दौरान कार्य संपादन के संदर्भ में 2 वर्गों का वर्णन मिलता है। पहला पुरोहित, जिसे कभी कभी ब्राह्मण भी कहते हैं, और जो विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करवाता था, और दूसरा वर्ग जो है राजाओं का। ठीक है, इन राजाओं के पास न तो राजधानी नगर थे, न महल और सेनाएं थी, और न ही वे एकत्र करते थे। ठीक है, सामान्य रूप से राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। तो इस तरीके से देखेंगे दोनों कथन हमारा असत्य है। महापाषाण में मृतकों की विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, जिन्हें कहते थे क्या? तो इनको जो है हम काले और लाल बर्तन बोलते थे। काले और लाल बर्तन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 22 का बी सही होगा। काले और लाल बर्तन सही होगा। कथन यह है कि महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू किया है। वही कारण आर की बात कर जनता द्वारा स्वच्छता से दिए गए अवसर आधारित दान, विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेनाओं के रखरखाव के संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। 23 का ऑप्शन नंबर ए होगा। सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचता था, जिसके बाद उसके सैनिकों ने और आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 24 नंबर का। देखिए 24 का सही आंसर देखेंगे तो ये आपका ब्यास हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 24 का बी हो जाएगा ब्यास। वे डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि भारत के शासकों के पास पैदल सैनिकों, रथ और हाथियों की विशाल जो है सेनाएं थी। वज्जी संघ के सभाओं में भाग लेने से किन समूहों की शक्ति से बाहर रखा गया था? इसका आंसर क्या होगा 25 नंबर का? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा महिलाएं, दास और कर्मकार। महिलाएं, दास और कर्मकार। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा। अगला है कि वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? दोस्तों वज्जी संघ का जो वर्णन है ये आपको कौन से पुस्तक में देखने को मिलता है? तो दीघ निकाय में देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, दीघ निकाय में। ठीक है,
गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा जो है कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ जो है संपन्न करते थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुन करके बताइए। देखिए, महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई है और अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर जो है तय की जाती थी। तो आप बोल सकते हैं 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, बिल्कुल सही है, असत्य नहीं है, सत्य है। धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया, ये भी देखिए सही है। तो 28 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक गलत है ना ही दो, मतलब दोनों कथन हमारा जो है इसमें सही दिया गया है। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग जो है किया जाता था? किस पात्र का जो है उपयोग करते थे? तो चित्रित धूसर मृद भांड हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो 29 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। इस प्रकार के पात्रों में अधिकतर थालियां और कटोरियां ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने होते थे। संभवतः इसका प्रयोग जो है विशेष, है ना, विशेष अवसरों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए जो है किया जाता था। अगला है कि अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कांधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सत्य कथन बताना है। सत्य कथन की बात करते हैं तो अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था, ये देखिए सही है। यह ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था, ये देखिए आपका सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ब्राह्मी भाषा में ये नहीं था। और आगे देखेंगे तो इसका आंसर जो है यहाँ पे केवल 1 आपका सही होगा। जनपद का क्या अर्थ होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, जनपद का क्या अर्थ होता है? 31 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जन के बसने की जगह। क्या होगा आंसर? जन के बसने की जगह। ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो बी जो है सही हो जाएगा। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है? कितने वर्ष पूर्व हुआ है? तो 2500 साल पहले हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 2500 साल पहले ये आपका हुआ है। भारतीय दर्शन की शाखा को उसके संस्थापक से मिलाइए, उसके संस्थापक से मिलाइए, ठीक है। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, वैशेषिक की बात करते हैं तो हो जाएगा कणाद होगा। योग की बात करते हैं तो हो जाएगा पतंजलि। सांख्य की बात करते हैं तो ये आप हो जाएगा कपिला। और पूर्व मीमांसा की बात करते हैं तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जैमिनी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा आप सभी लोग। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुन करके बताइए, है ना। सही विकल्प देखिए, उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया है, यह आपका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जो है जोड़ा गया, यह देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा। उन्होंने ही एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था किया और फिर इनका उपयोग जो है बीजगणित में पाए जाने वाले सूत्र की तरह जो है सूत्र बनाने में किया है। तो आंसर आपका केवल 1 आपका सही है, दूसरा हमारा असत्य है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सारनाथ, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सारनाथ, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है। सही हमारा कथन क्या है? देखिए, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा, लालसा को बताया है। उन्होंने कहा है कि आत्मा समय अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। तो बोल सकते हैं दोनों कथन हमारा जो है सही होगा। बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ है और 484 ईसा पूर्व में जो है इनका मृत्यु हुआ है। ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उपनिषद शब्द का सही अर्थ क्या है? देखिए, उपनिषद शब्द का सही अर्थ क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखेंगे तो गुरु के समीप बैठना होगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए, गुरु के समीप जो है बैठना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने किया था? संस्कृत व्याकरण की जो रचना है दोस्तों, ये किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पाणिनि, जो है हो जाएगा पाणिनि। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। और उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला कि स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दिया था? दोस्तों, कौन सी भाषा में दिया था अपना शिक्षा, बताइएगा।
देखिए इनका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्राकृत भाषा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी प्राकृत भाषा। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है उसी को बताइए। ठीक है, 40 नंबर। देखिए मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया है। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 हमारा कथन जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। दोस्तों कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 41 का, तो विनय पिटक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा विनय पिटक। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए बौद्ध में रहने वाले भिक्षु मतलब बौद्ध भिक्षुओं के बनाए गए नियम को जो है विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है। देखिए विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की जो है आवश्यकता होती थी, तो ये देखेंगे तो आपका सत्य उत्तर हो जाएगा। बाकी संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, आपका जो है सही आंसर होगा। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महायान के संदर्भ में देखिए यह बौद्ध धर्म से संबंधित था, बिल्कुल सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया है, तो आप बोल सकते हैं तीनों कथन हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, ये आपका सत्य हो जाएगा। बोधिसत्व की पूजा जो है काफ़ी लोकप्रिय थी, बिल्कुल सही है। वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए, तो ये भी देखिए आपका सही हो जाएगा। तो देखिए 44 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 जो है सही आंसर हो जाएगा, 2 और 3। बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा अश्वघोष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा अश्वघोष। बौद्ध धर्म के प्रसार के संबंध में या फिर संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। सही हमको कथन बताना है, सही हमारा क्या है। देखिए बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला है, बिल्कुल सही है। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित है, ये भी देखिए सही है। दोनों कथन देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था क्या। इसको जो है हम प्रदक्षिणा बोलते थे, इसका आंसर हो जाएगा बी प्रदक्षिणा। बात करते हैं यह रेलिंग से घिरा हुआ था, पथ में प्रवेश द्वारों में होता था, भक्ति के प्रतीक के रूप में भक्त स्तूप के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में घूमते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्याएं थी जिन्होंने अशोक को परेशान किया और उन्हें धम्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया, और सही उत्तर बताना है इसका। देखिए सही आंसर की बात करते हैं तो विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच जो है आपसी संघर्ष, उसके बाद दासों और सेवकों के साथ जो है दुर्व्यवहार हो जाएगा, और परिवार और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़ा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 जो है सही आंसर होगा। यह एक विशाल और सुंदर नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज और 60 द्वार हैं। यह 2 और 3 मंजिला मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। पाटलिपुत्र की भव्य और वास्तुकला का वर्णन करने वाला उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्राचीन द्वारा जो है लिखा गया है। स्पीडी करंट अफेयर देखिए बैच स्टार्ट है, बहुत लोग पेमेंट करके ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आपका करंट अफेयर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेगास्थनीज जो है राइट होगा। दोस्तों दृष्टि क्विक बुक हिस्ट्री का बुक जो है देखेंगे तो होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट कर दिया गया है। आपको पता है कि किसी भी किताब को खत्म करने के लिए होमवर्क सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उससे आपका किताब भी खत्म होता है और आपका तैयारी अच्छा खासा हो जाता है। ये सभी परीक्षा के लिए उपयोग है, कोई एक एग्जाम को टारगेट नहीं किया गया है, क्योंकि दृष्टि जो किताब होता है अपने आप में एक रामबाण साबित होता है। आप यहाँ देख सकते हैं आपका नया किताब है, 7वां संस्करण होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे हम टेस्ट को कराते हैं। वैसे अगर हम बात करते हैं तो टेस्ट आपका जो 1 जून से स्टार्ट हो चुका है। बैच की अगर हम पूरी जानकारी यानी विशेषता की बात करते हैं
तो इस किताब से आपको जो है रोजाना 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। जो थ्योरी वाला पार्ट होता है, बहुत लोग बोलेंगे सर मेरे पास तो किताब है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम पीडीएफ देंगे थ्योरी वाला, एकदम अच्छे क्वालिटी का रहेगा, ठीक है। उसी HW से यानी होमवर्क से आपको 100 क्वेश्चन का डेली टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपको जो है क्यूज बोर्ड टेलीग्राम पे होगा। रैंक लिस्ट मिलती है। देखिए रैंक लिस्ट से फायदा आपको ये होता है कि आपकी तैयारी कितना है, आपने जो 5 पेज पढ़ा है उसमें से क्या आपका निकला है, होता है ना क्रीम होता है। 5 पेज में से अगर आप 1 घंटा भी पढ़े हैं तो आपके दिमाग में कितना घुसा है, जब आप टेस्ट बनाएंगे तो आपको मालूम चल पाएगा। और क्वेश्चन मेरे भाई एकदम तगड़ा लेवल का है। आप डेमो के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए और टेस्ट 1 का पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए। उसमें हाईलाइट पीडीएफ है और आपका विदाउट हाईलाइट पीडीएफ, दोनों को पढ़िए। और जब टेस्ट खत्म होगा तो आपको 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा और उसका जो है आंसर हाईलाइट पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। बैच की वैलिडिटी की बात करते हैं तो जो किताब है आपका 55 से 60 दिन में खत्म हो जाएगा। उससे जो ग्रुप है वो आपका लाइफ टाइम ही रहेगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं, डेली आपको शाम में 5 बजे टेस्ट होगा। अब देखिए फी की बात करते हैं तो इसका जो फी है मात्र 98 रुपये रखा गया है। अब आप बोलेंगे सर फी तो बहुत अधिक ले रहे हैं। मेरे भाई आप देखेंगे तो एक सेट आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे 60 दिन हम सेट करवा रहे हैं तो आपका 120 रुपया होगा ना, जिसमें से आपको डेली टेस्ट करवा रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं पढ़ने के लिए, हाईलाइट पीडीएफ दे रहे हैं, विदाउट हाईलाइट पीडीएफ देते हैं, तो बहुत सारा इसमें समय लग जाता है और इसमें एक लोग से काम नहीं हो पाता है, ठीक है। अब बैच की बात करते हैं तो 1 जून से आपका बैच स्टार्ट हो गया है। आप लोग का देखेंगे तो 1 जून को स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1 जून का टेस्ट हो नहीं पाया था कुछ कारण से, तो 2 जून से आपका डे 1 का टेस्ट हुआ था। अब ये आपका विशेष ऑफर होने वाला है। ऑफर की बात करते हैं तो फी ना आपका कम होगा ना ही फी आपका बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं तो यहाँ देखेंगे तो आपका ये QR दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो स्पीडी का QR है और सेम यही QR है। पेमेंट करना है, पेमेंट स्लिप आपके इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। 24 घंटे तक आपको वेट करना है, उसके अंदर ही आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। देखिए ये आपका देखिए डे 1 का टेस्ट हुआ था, इसका पीडीएफ क्वालिटी आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम की तरह ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना। कोई एक होता है कि बहुत लोग वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन देते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया हुआ है, इस पर पूरी टीम काम कर रही है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है, असत्य वगैरह जितना भी आपका क्वेश्चन होता है ना वैसे ही आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। लास्ट में देखेंगे तो आपको हम थोड़ा दिखा देते हैं, इसमें आंसर की इसका मिल जाएगा और जो टेस्ट का शेड्यूल होता है 60 दिन का, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा आपका जो है 60 दिन का शेड्यूल है। आपका जो है 8 अगस्त को जो है टेस्ट एंड होगा। अब इसका जो है आपको हाईलाइट दिखाई दे ताकि आपको हाईलाइट भी क्लियर हो पाए। देखिए इसका हाईलाइट पीडीएफ कुछ इस तरीके से रहता है। इससे आपको आसानी ये होता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे बगल में आंसर है, क्वेश्चन पढ़ेंगे बगल में आंसर है, तो इस तरीके से देखिए आपका हाईलाइट पीडीएफ रहता है। मेरे भाई टाइम अच्छा खासा है, अभी बैच स्टार्ट हुआ है, टेस्ट 1 ही हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए। देखिए साइंस और एक का हिस्ट्री बहुत अच्छा खासा जो है सब्जेक्ट होता है, इससे अधिक क्वेश्चन आपका आता है। साइंस का भी बैच स्टार्ट है दृष्टि का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन तो कीजिए, सारा आपको जानकारी मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करो और नजराने है ना, करो और नजराने के बीच के अंतर को सबसे अधिक जो है सबसे अच्छी तरह से जो है स्पष्ट करता है, सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 50 नंबर का। देखिए 50 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कर नियमित थे और नजराना अनियमित था और कमोबेश स्वच्छता से दिया जाता था। तो आप बोल सकते हैं 50 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुआ था। इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। देखिए इसके संस्थापक की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन थे, तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 51 का भी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता किया था। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब से मिलता है। मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का प्रमुख मार्ग था, आने जाने का प्रमुख मार्ग था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका तक्षशिला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 52 का सी उत्तर हो जाएगा, तक्षशिला। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था। बताइए इसका आंसर क्या होगा 53 का। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 53 का तो सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा मेगास्थनीज, ठीक है, आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है। इनमें से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है। देखिए हिंद यवन शक हिंदू मतलब हिंद पार्सियन और कुषाण। फिर से पढ़ते हैं, हिंद यवन शक हिंद पार्सियन
कुषाण, ऑप्शन नंबर सी होगा। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति किया है। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर देखेंगे तो धम्म महामात्र हो जाएगा। इसका आंसर जो है 55 का जो है बी हो जाएगा, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर मिलाते हैं। देखिए, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश किया। ठीक है, याद रखिएगा। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो है खरष्टी लिपि में लिखा है, सही है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का जो है वर्णन भी किया है। तो 56 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 3। देखिए, पहला और तीसरा जो है इसमें जो दिया गया है ये आपका सही है। अब यहाँ देखेंगे तो पूछा गया है खरष्टी लिपि में है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, खरष्टी नहीं बल्कि प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, खरष्टी नहीं होगा, ब्राह्मी लिपि होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? अशोक के शिलालेख जो है प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, आपका कांधार, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार और लुम्बिनी। फिर से पढ़ते हैं, कांधार, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार और लुम्बिनी। तो कथन देखेंगे तो सभी हमारा कथन जो है सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ पर भेजा था? अपने राजदूत को। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सीरिया, मिस्र, श्रीलंका। सीरिया, मिस्र, श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, उपयुक्त सभी सही होगा। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद जो है दिया जाता था? मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद जो है दिया जाता था? तो राज्यपाल या गवर्नर बोल सकते हैं। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन जगहों पर, है ना, इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। फिर से पढ़ते हैं इसको हम। प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में कैडेसियर और अधिमयी शब्दों का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया जाता था? तो देखिए, 60 का सही आंसर देखेंगे तो भूमिहीन, कृषि मजदूर और दास होगा। भूमिहीन, कृषि मजदूर और दास। ऑप्शन नंबर जो है 60 का सी होगा। संगम मोवेंदार द्वार धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, यानी हमारा सही क्या है? दोस्तों, सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय वे उपहार और भेंट लेते थे। ठीक है, तो 60 का मतलब 61 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। सिल्क रूट पर नियंत्रित रखने वाला शासकों में से सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है? दोस्तों, इनमें से कौन सा वंश है? तो ये हो जाएगा कुषाण वंश हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो सी। अब देखिए, आप लोग जो है 80 में से कितना प्रश्न सही कर रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ईमानदारी पूर्वक मेरे भाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। रोमन साम्राज्य में भारत के किस धातु की मांग सबसे अधिक था? रोमन साम्राज्य में भारत के किस धातु की मांग सबसे अधिक था? तो 63 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा काली मिर्च हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, काली मिर्च। ठीक है, दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के, मतलब है ना, रोमन सोने के सिक्के मिल रहे हैं। इससे यह अंदाजा लगाया गया है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार जो है चल रहा था। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगम साहित्य, तो ये तमिल हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिल जो है सही आंसर होगा। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब हुआ था, यानी कब शुरू हुआ था उपमहाद्वीप में? तो 3000 साल पहला हो जाएगा, यानी 3000 साल पहले शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 65 का, तो सी सही आंसर हो जाएगा। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिला है। दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सातवाहन। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? इनमें से कौन सी कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 67 का, तो मथुरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा मथुरा। याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। यह बौद्ध विहार और जैन मंदिर है, यहाँ कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो पुडुचेरी में देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, पुडुचेरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गलत कथन को चुन करके बताइए। जैसे आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होता था, बिल्कुल सही है। आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर जो है बनाया जाता था, ये भी देखिए आपका असत्य हो जाएगा, है ना। बाकी यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे, ये आपका सही है। तो गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा असत्य हो जाएगा। मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? मथुरा के अभिलेखों में देखिए सुनारों का, लोहार एवं बुनकरों का, टोकरी एवं माला बनाने वालों का, तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? देखिए प्रशस्ति का अर्थ की बात कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशंसा होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 71 का सी होगा प्रशंसा। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जैसे कुछ शासकों के लिए प्रशस्तियों की रचना जो है किया गया है। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 72 का? तो इसका उत्तर हो जाएगा 72 का डी होगा हरिसेन जो है सही उत्तर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी 12। अगला है कि विक्रम संवत की शुरुआत किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? इसका आंसर क्या होगा 74 का? देखिए दोस्तों 74 की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है राइट होगा। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका है? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर जो है किसने रोका है? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का पुलकेशिन द्वितीय होगा आंसर। क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है? देखिए गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गया, यह आपका असत्य आंसर हो जाएगा। बाकी ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक जो है शासन किया था। आगे बढ़ते हैं कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के महरौली के लौह स्तंभ में निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र मिलता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 77 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चंद्र जो है सही उत्तर हो जाएगा चंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? काव्य और रचनाकार दिया गया है, काव्य और रचनाकार। मणिमेखलाई इलांगो ये आपका सत्य है। बाकी आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट, मेघदूत, कालिदास, शिल्पकादिकारम, इलांको, तो इसका आंसर देखेंगे 78 का, तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ये जो है आपका सतनार द्वारा लिखा गया है, सतनार के द्वारा। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? शब्द और अर्थ दिया गया है। हमारा असत्य आंसर क्या है 79 का। देखिए धातु मंजूषा अवशेष या मूल्यवान वस्तुओं को रखने का पात्र बिल्कुल सही है। प्रदक्षिणा पथ स्तूप के चारों ओर परिक्रमा हेतु मार्ग। वेदिका गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर, यह असत्य है। बाकी तोरण की बात करते हैं स्तूप या वेदिका का अलंकृत प्रवेश द्वार, ये आपका सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है महाबलीपुरम के एकात्मिक मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कथन क्या है बताना है, ठीक है। तो देखिए सही की बात करते हैं तो इन मंदिरों का निर्माण एक ही विशाल चट्टानों को तराश कर किया गया था, बिल्कुल सही है। इनके निर्माण में नीचे से ऊपर की ओर पत्थरों को जोड़ा जाता था, ये देखिए आपका सत्य है। ये ईंट निर्मित मंदिरों से निर्माण पद्धति की दृष्टि से भिन्न था, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा 1 और 3। इसका देखिए व्याख्या वगैरह दिया गया है। हम सोच रहे हैं कि इसका एक बैच लेके आएँ टेलीग्राम पे, आपको हम डेली 80 क्वेश्चन का एनसीईआरटी का टेस्ट कराएं, साथ में जो भी आपका ये क्वेश्चन वगैरह है उसको हाईलाइट करके दे दे आपको, और ये जो आपका डिस्कशन दिया गया उसका पीडीएफ आपको दे दे। इससे क्या होता है कि आप आराम से हाईलाइट क्वेश्चन को दोबारा पढ़ पाएंगे। आप चाहे तो मल्टीपल टाइम में टेस्ट बना सकते हैं और हाईलाइट को पढ़ सकते हैं और सोल्यूशन को पढ़ सकते हैं। इससे कई बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा और एनसीईआरटी बैच ये जो आपका किताब है जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा आपका राय है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और दृष्टि जो आपका हिस्ट्री का बुक है जो बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिए।